हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूथ कंपटीशन के एसएससी जीडी 2022-23 के मैथ के प्रैक्टिस सेट 11 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने मैथ के 10 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है, यदि x बटा रूट में है 128 बराबर अंडर रूट 162 बटा x, इसका हमको मान निकालना है यहाँ पर x का। तो x का गुणा इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और इसका गुणा इधर हो जाएगा, मतलब रूट में हो गया आपका 162 इंटू 128। इसका हम गुणा नहीं करते हैं, इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, तो हमको आसानी होगी इसका वर्गमूल निकालने में। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, 2 से हम अगर इसको भाग देते हैं तो 2 अट्ठे 16 और 2 एक कम 2 इंटू 2, और इसको भी 2 से करते हैं तो 2 छक 12 और 2 चौक 8 इंटू 2, यहाँ बीच में गुणा है। अब इसको हमने तोड़ लिया, अब इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ से आपका 9 बाहर निकल जाएगा और इन दोनों में से 2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से आपका 8, चूँकि ये 8 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, तो बराबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर था एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 9 बाहर हो गया, इन दोनों में से 2 बाहर हो गया, और यहाँ से आपका 8 बाहर हो गया। तो 8 दूनी 16 और 16 नवा 144। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया जा रहा है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इनका मान 18 बढ़ जाता है। संख्या का पता लगाएं। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखिए दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में है 46, दूसरे में है 64, तीसरे में है 19 और चौथे में है आपका 28। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन से चलना है। तो ऑप्शन अब आप देख लीजिए, दोनों का योग आ रहा है 10, तो सभी ऑप्शन में आपका 10 आ रहा है। अब आपको नेक्स्ट कंडीशन जो कह रहा है कि यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं, तो पहला ऑप्शन लेते हैं 46। इनके अंक अगर आपस में बदल देते हैं तो कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। तो 64 में से अगर हम 46 को घटा रहे हैं, अगर 18 आ रहा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 14, तो 8 6 14 और 1 यहाँ 18 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है दूसरे प्रश्न का। कैसे किया हमने ऑप्शन से चेक किया। जो प्रश्न में कह रहा है कि एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है, तो सभी ऑप्शन में योग 10 आ रहा है। उसके बाद कह रहा है यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इनका मान 18 बढ़ जाता है। तो पहले ऑप्शन को हमने लिया 46 और इसका अंक आपस में बदल दिया, मतलब दहाई को इकाई कर दिया और इकाई को दहाई कर दिया, तो 64 हो गया। अब कह रहा है अगर ऐसा करते हैं तो 18 अधिक आता है मान। तो ऐसा अगर हमने किया तो यहाँ कितना अधिक आ रहा है, 18 अधिक आ रहा है, मतलब जो प्रश्न में कह रहा है वो पूरा हो रहा है यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच में वितरित किए गए और पाया गया कि प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए। छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। तो 50 पेन है, 80 पेंसिल है और 65 आपके पैमाने हैं। इनको कुछ छात्रों में वितरित किया गया, जिसमें से पाया गया कि 5 की संख्या सभी में से बच गई, सभी आइटम से। तो 5 यहाँ से हम माइनस कर देते हैं, अब बच गया यहाँ पे 60, यहाँ पे बच गया 75 और यहाँ पे बच गया 45। अब कह रहा है कि इनको कितने छात्रों में वितरित किया जाए। अब कोई भी संख्या यहाँ बचनी नहीं चाहिए, तो इसका हम क्या निकालेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन से, यहाँ जो ऑप्शन में दिया गया है वो HCF ही दिया गया है। HCF मतलब सबसे बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को काट दे पूरी तरह से। तो हम पहले सबसे बड़ा यहाँ 20 दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, तो उसको हम लेते हैं। तो 20 से यहाँ सभी नहीं कटेगा, तो इसको छोड़ते हैं। उसके बाद 15 दिया हुआ है, 15 को लेते हैं। तो 15 से यहाँ 45 और 15 पचे 75, 15 चौके 60। 15 से यह सभी संख्याएं कट जा रही हैं, मतलब हमारा HCF क्या हो गया, 15 हो गया, और ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। यहाँ प्रश्न दिया जा रहा है, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया। इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है। तो यहाँ पर आपको निकालना है सीधे सीधे कि एक बार 25% की वृद्धि हुई और एक बार मतलब प्लस हुआ और एक बार माइनस हुआ, कितना 20% की कमी हो गई। तो आपको एक फार्मूला यहाँ पे हमने बताया था, x + y
प्लस एक्स वाई अपान 100। इसी फार्मूले पे आपको रख देना है, अगर माइनस है तो माइनस रखेंगे। तो पहले में प्लस हो रहा है तो 25 हो गया, दूसरे में माइनस हो रहा है तो माइनस 20 हो गया। अब यहाँ प्लस और एक्स वाई दोनों है तो प्लस माइनस मिला के क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो 25 × 20 अपान 100, 20 पंचे 100 और 5 पचे 25। अब ये भी माइनस में 5 है, ये माइनस में 20 है, दोनों को ऐड करेंगे -25 और +25, मतलब यहाँ पे आ गया 0, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप ध्यान से देखिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है रुपये 1190 दो व्यक्तियों के मध्य 11:23 के अनुपात में बांटे गए। बड़ा भाग प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्राप्त हुआ कितना रुपया प्राप्त हुआ, हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है आपका 1190 रुपये हैं, इसको दो व्यक्तियों में बांटा गया किस अनुपात में, 11:3 में। तो एक हम मान लेते हैं 11 हो गया और सेकंड हो गया 11:23 है, 11:23 में बांटा गया। अब कह रहा है कि बड़े व्यक्ति को कितना रुपया मिला, तो ये योगफल टोटल इतना रुपया है, इसका टोटल कितना हो गया यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका हो गया 34 और निकालना क्या है, बड़े व्यक्ति को कितना मिला। तो इसमें से बड़ा आपको क्या दिख रहा है, 23 दिख रहा है। तो 23 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए जब गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आप 17 से इसको काट दीजिए, 17 दूनी 34 और 17 सत्ते 119, यहाँ पे 70 आ गया। इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो 7 यहाँ 0 हो गया और 7 त्रिक 21 का 1 और 2 हो गया, 7 दूनी 14 2 16 बटा 2, 2 से काट दीजिए, 2 8 16 और 2 पचे 10, यानी कि आपका 805 रुपया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आइए 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न कह रहा है 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल कितनी होगी। तो अब यहाँ देखिए व्यक्ति भी ट्रेन की दिशा में जा रहा है, मतलब ट्रेन भी इधर जा रही है और व्यक्ति भी इधर जा रहा है। ट्रेन की चाल हमको नहीं पता है, हम x मान लेंगे, और व्यक्ति की चाल है कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया हुआ है। तो टोटल चाल कितना हो जाएगा, जब समान दिशा में आते हैं, मतलब समान दिशा में जा रहे हैं तो चाल घटती है, और अगर विपरीत दिशा में आते हैं तो चाल जुटती है। तो यहाँ पर चाल हो गया आपका x - 5, चूँकि समान दिशा में जा रहे हैं, समान दिशा में चाल घटेगी और विपरीत दिशा में चाल जुटेगी। तो अब यहाँ से आप निकाल लीजिए, आपको क्या निकालना, चाल निकालना। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल हो गया x - 5 और बराबर दूरी कितना दिया हुआ है, 125 मीटर, और समय कितना दिया हुआ है आपका, समय है 10 सेकेंड। तो यहाँ पे 10 से आप भाग दे दीजिए। अब ये मीटर और प्रति सेकंड में हो गया, लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में आ रहा है। आप ऑप्शन देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो छोटे से बड़े में बदलना है, तो 18 मतलब बड़ा ऊपर और छोटा नीचे, 18/5 से हम गुणा कर देते हैं। अब इसको काट देंगे, यहाँ देखिए 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, फिर 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, ये फिर कट जाएगा 9 बार में। अब यहाँ हो गया 9 पचे 45, तो x - 5 बराबर 45। तो x बराबर कितना हो गया, इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 50 हो गया। तो चाल हमारी क्या आ गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति रुपये 16,800 में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर का लाभ प्राप्त करता है। एक खाट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कह रहा है, सबसे पहले तो आप देखिए कि 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है तो टोटल वस्तु को हम क्रय मूल्य मानते हैं। तो यहाँ टोटल वस्तु कितनी हो गई, क्रय मूल्य, टोटल वस्तु है 18, ये क्रय मूल्य हो गई। लाभ कितना प्राप्त कर रहा है, 3 खाट के बराबर। तो लाभ हो गया इसका, लाभ हो गया आपका 3। तो जब क्रय मूल्य 18 हो गया, लाभ 3 हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 18 में 3 को ऐड कर लेंगे तो ये विक्रय मूल्य हो गया, तो 21 हो गया। अब आपका प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 16,800 रुपये में 18 खाट बेचकर, मतलब उसने जो बेचा है टोटल विक्रय किया है 16,800 में,
तो विक्रय मूल्य यहाँ कितना 21 है, तो 16,800 की तुलना हम किससे करेंगे, 21 से कर देंगे। और निकालना है हमको एक खाट का, तो एक खाट का यहाँ 18 है, तो 18 खाट का टोटल निकल जाएगा क्रय मूल्य, लेकिन हमको एक खाट का निकालना है तो हम एक से यहाँ पे गुणा कर देंगे। अब इसको काट देते हैं। ये आपका देखिए 2 8 16, ये 8 बार में कट जाएगा, यहाँ आपका आ गया 800, मतलब 800 रुपया, यही आपका राइट आंसर हो गया। 800 रुपया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ दिया जा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। एक वस्तु को 2% तथा 18% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 का अंतर आता है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या है। यहाँ पे हमको दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य जो होता है ये क्या होता है, 100 होता है अपने आप में। अब कह रहा है एक विक्रय मूल्य पर 2% लाभ होता है और जो दूसरा है उस पर 18% लाभ होता है। तो फर्स्ट विक्रय मूल्य अगर आप निकाल लें यहाँ से, फर्स्ट विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका, 2% लाभ हो रहा है, मतलब कि 100 के बाद 2% हो रहा है तो 102 हो गया, तो 102 हो गया, ये आपका फर्स्ट विक्रय मूल्य। और सेकंड अगर विक्रय मूल्य आप देख लेते हैं तो सेकंड विक्रय मूल्य कितना हो गया, यहाँ पे आपको लाभ हो रहा है 18% का, तो 100 तो पहले है ही, उसके बाद 18 मिलेगा ना, तो 118 यहाँ पे हो गया, ये सेकंड हो गया। अब इन्हीं दोनों का आपको अनुपात ज्ञात करना है, बाकी आपको कुछ निकालना नहीं है। तो सीधे आप क्या करिए, 102 अनुपात 118 इसी को कर दीजिए। तो 2 5 10, 2 1 2 और 2 5 10, 2 9 18, 51 अनुपात 59। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न यहाँ दिया जा रहा है, आप उसको पढ़िएगा। 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि इनमें किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो वस्तु x का भार कितना होगा। तो 25 वस्तुओं का जो औसत भार था वो 50 किलोग्राम था, लेकिन जब एक व्यक्ति और आ गया, मतलब +1 हो गया, अब हो गए कितने, 26 व्यक्ति हो गए, तो क्या हो गया, औसत भार में प्लस हो गया, कितना, 500 ग्राम प्लस हो गया। तो 500 ग्राम मतलब 1/2 किलोग्राम प्लस हो गया, किसमें, सभी में, इन 26 में 1/2 ग्राम प्लस हो गया। तो हम इससे गुणा कर देंगे। यहाँ देखिए 13, 50 प्लस में 13 बराबर 63 किलोग्राम, यही हमारा आंसर हो गया। कैसे आया एक बार फिर से देख लीजिए। जब 50 किलोग्राम, 25 का औसत भार था 50 किलोग्राम, अब कह रहा है एक और व्यक्ति आ गया तो औसत में 500 ग्राम की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि हुई मतलब इस 50 से तो जो नया आया है उसका भार अधिक ही होगा। अब कितना अधिक होगा, तो कह रहा है औसत में 500 ग्राम की वृद्धि हो गई। 500 ग्राम मतलब 1/2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो हम 1/2 से जितने व्यक्ति हैं उसमें गुणा कर देंगे, तो कितना आ गया, 13 किलोग्राम की वृद्धि हुई। तो 50 और प्लस में 13 बराबर कितना हो गया, 63। या जो x आया है नया वस्तु, उसका भार कितना है, 63 किलोग्राम है। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया जा रहा है, क्रिकेटरों के एक समूह का औसत स्कोर 42 है। एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के सदस्यों का औसत का 250 स्कोर करता है। परिणाम स्वरूप समग्र औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो नया खिलाड़ी शामिल होने से पहले समूह के क्रिकेटरों की संख्या कितनी थी। तो हम मान लेते हैं x थे पहले और इनका जो औसत था वो 42 था, लेकिन जब +1 और आ गया, +1 और आ गया मतलब यहाँ पे आपके हो गए कितने, x+1 हो गए। अब इनका औसत कितना हो गया, तो यहाँ कह रहा है कि परिणाम स्वरूप समग्र औसत में 30% की वृद्धि हो गई। तो इस औसत में 30% की वृद्धि मतलब कि 42 का हम 130% निकाल लेते हैं, कितना आ जाता है, यहाँ इसको काट देते हैं, और 13 दूनी 26 और 13 चौके 52 और 2 54, यहाँ 10 है तो भाग देंगे, 54.6 हो गया। तो यहाँ पे आपका हो गया 54.6। जब एक व्यक्ति और आ गया तो औसत हो गया 54.6। अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न में, यहाँ कह रहा है एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के सदस्यों के औसत का 250 स्कोर करता है। मतलब जो नया खिलाड़ी आया है, ये खिलाड़ी समूह का जो औसत है इसका 250% स्कोर करता है, उसका खुद का व्यक्तिगत स्कोर है। तो 42 का हम क्या निकाल लेते हैं, 250% निकाल लेते हैं। यहाँ से ये कट गया और 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, ये 21 बार में कट गया,
और यहाँ पे आपका 21 25 कितना हो गया 105। ये हो गया व्यक्तिगत स्कोर। तो अब अगर इस व्यक्ति का स्कोर यहाँ से निकालना है तो इसका गुणा करके इसमें से इसको घटा देंगे तो इस व्यक्ति का स्कोर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम यही काम करते हैं, x प्लस में 1 और इंटू है 54.6 और माइनस 42x, इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। जब इसमें से हम इसको घटा देंगे तो उस व्यक्ति का जो आया है उसका स्कोर आ जाएगा और उसका स्कोर हमको पता है 105। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ हो गया 54.6x और प्लस में 54.6 माइनस 42x बराबर 105। अब ये यहाँ से घट जाएगा और ये इधर जाके घट जाएगा तो कितना हो गया, इसको जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 12.6x और बराबर इसको जब इधर घटाएंगे आप तो 54.6 घटेगा 105 में से तो आपका आ जाएगा 50.4 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको आप काट दीजिए इधर लाके तो 1 अंक पे यहाँ भी 1 अंक में यहाँ भी है, मतलब इस तरह से लिख लीजिए 12.6, 1 अंक पे है तो हट जाएगा और ये 12 चौक 48 और 6 चौक 24 मतलब 4 बार में कट गया, x बराबर 4 आपका आ गया। मतलब शुरुआत में जो खिलाड़ी थे यहाँ पे कितने थे, 4 खिलाड़ी थे, यही हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है x और y एक काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि x अकेले उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो y अकेले उसी काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लेगा। तो x प्लस वाई कितने दिन में समाप्त करते हैं, 6 दिन में समाप्त करते हैं। और उसी काम को x अकेले 9 दिन में समाप्त करता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा। 6 त्रिक 18 और 9 दूनी 18। अब कह रहा है कि y कितने दिन में समाप्त करता है, तो आप यहीं से अपना आंसर मार सकते हैं। इसका जो गुणज होगा यानी कि जो यहाँ टोटल वर्क है, टोटल वर्क का अगर गुणज एक ही है ऑप्शन में तो आप उसी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पे a है 15, b है 12, c है 18 और d है 21। तो इस 18 का गुणज यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो 18 खुद है, तो यही ऑप्शन आपका हो जाएगा। आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके आगे आप और देख लीजिए, यहाँ पर देखिए अब x का एक दिन में काम 2 है और x और y का एक दिन में काम 3 है। तो x का अगर 2 है तो y का कितना हो गया, ये दोनों मिलकर 3 काम करते हैं तो y 1 काम करता है। तो टोटल वर्क कितना है 18, तो y कितने दिन में करेगा बटे 1 बराबर 18 दिन। यही हमारा आंसर हो गया 18 दिन। लेकिन आप यहाँ देख कर भी ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 15 व्यक्तियों ने 20 दिनों में तालाब खोदने का काम लिया। 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। अगले 5 दिनों में 5 और व्यक्ति काम छोड़कर चले गए तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। कह रहा है 15 व्यक्ति 20 दिनों में तालाब खोदते, तो व्यक्ति कितने हैं 15 और दिन कितना है 20। तो टोटल वर्क कितना हो गया, यहाँ पे 15 दूनी 30 यानी 300, टोटल वर्क हो गया 300। 15 व्यक्ति 20 दिनों में कोई तालाब खोदते। अब कह रहा है कि 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, तो 15 व्यक्तियों ने 10 दिन तक काम किया होगा 150 काम। इसके बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, बचे कितने 10 बचे। अब कह रहा है कि अगले 5 दिनों में 5 और व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, तो अगले 5 दिनों में मतलब 5 दिनों तक और काम किया होगा। उसके बाद 5 दिन में अन्य 5 चले गए, तो यहाँ कितना काम कर लिया 50 काम कर लिया। बचे कितने अब, तो 15 पहले थे, 5 चले गए तो 10 हो गए। अब 5 और चले गए 5 दिन बाद, तो बचे कितने 5 बचे। 5 व्यक्ति बचे और काम कितना बचा 300 में से 200 हम घटाएंगे तो 100 बचेगा। 100 काम शेष बचा हुआ है, इसको यह कितने दिन में करेगा, तो 100 बटा 5, 5 दूनी 10 यानी कि 20 दिन। अब हमसे यहाँ पूछ रहा है काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल काम को पूरा करने में तो ये अभी आपका लग रहा है समय, ये तीनों समय लग रहा है, तो 20 10 30 5 35 दिन का समय लगेगा आपको टोटल काम पूरा करने में। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि एक धनराशि निश्चित दर पर 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। तो ये प्रश्न आपका एक लाइन में आएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ थोड़ा सा समय लगेगा। तो यहाँ देखिए क्या है कि कोई धनराशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है।
तो यहाँ धनराशि मतलब P हो गया, और जो हो जाती है यानी कि मिश्र धन आपका A होता है। ये मिश्र धन हो गया, यहाँ हम सीधे मूलधन मिश्र धन ही लिख देते हैं। तो मूलधन हो गया आपका, जो मूलधन है ये 1 हो गया, और मिश्र धन आपका कितना है 2 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में? 4 वर्ष में। तो मूलधन था 1 और मिश्र धन हो गया 2, तो ब्याज कितना मिला? ब्याज आपको मिला 1। अगर यही कहता कि 4 गुना हो जाती, ये पहला मिश्र धन मान लीजिए, ये दूसरा अगर कहता कि 4 गुना हो जाती, मिश्र धन यहाँ पर भी ये है, अगर कहता आपको मिश्र धन 4 गुना हो जाता, तो पहले मूलधन था 1, अब मिश्र धन कितना हो गया 4, तो ब्याज कितना मिला? ब्याज मिला आपको 3। 1 मूलधन था, 4 मिश्र धन हो गया, तो ब्याज मिला 3। अगर यही आपको कहता कि 6 गुना हो जाती, तब आपको ब्याज कितना मिलता? तो मूलधन 1 था और मिश्र धन आपका कितना हो गया 6, तो ब्याज कितना मिला? 5 ब्याज मिला। तो यहाँ पर हम आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना गुना कह रहा है उससे 1 कम ब्याज मिल रहा है। 4 गुना कह रहा था तो 3 ब्याज मिला, 6 गुना कह रहा है तो 5 ब्याज मिला, 2 गुना कह रहा है तो 1 ब्याज मिला। तो हमसे जो प्रश्न में पूछ रहा है वो कह रहा है कि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी, तो 16 गुना हो जाएगी मतलब ब्याज कितना मिलेगा? 15 ब्याज मिलेगा। तो 1 ब्याज मिल रहा है 4 वर्ष में, 1 ब्याज उसे मिल रहा है 4 वर्ष में, तो 15 ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा? तो 15 गुणे 4 बराबर 60 वर्ष। आपका आंसर क्या आ गया? 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है तो रुपये 2000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद लगभग कितनी हो जाएगी? तो 3 वर्ष का हमने आपको फार्मूला लिखाया था, यहाँ पे हम आपको फार्मूला बार बार लिख के बताते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपको याद हो गया तो बहुत कम समय लगेगा। a³ a² a और 1 ये हमने लिखवाया हुआ था, और a की वैल्यू हमने कहा था कि जो r होता है यानी दर होता है उसको हम भिन्न में मतलब प्रतिशत से हटा के उसको भिन्न में करेंगे, और जो बटे में होती है यानी कि हर में जो संख्या होती है वही a होती है। तो r बराबर यहाँ दिया हुआ है 10%, तो ये हो गया आपका 10/100 बराबर 1/10, तो ये हो गया आपका a क्या हो गया 10 आ गया। तो यहाँ देखिए a का क्यूब मतलब 1000, 100 10 10 10 और 1, ये आपका हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? हमसे कह रहा है 3 वर्ष के बाद लगभग कितनी हो जाएगी, मतलब टोटल मिश्र धन हमसे पूछ रहा है, ये पूरा पूछ रहा है। यहाँ पे 1000 यूनिट ये क्या है? P है। P हमको प्रश्न में दिया हुआ है कितना? 2000 रुपये। तो इस 1000 यूनिट जो है 1000 यूनिट की तुलना किससे करेंगे? 2000 से करेंगे। तो ये कट गया 3 शून्य, यहाँ 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। अब टोटल को ऐड कर लीजिए, तो 1000 100 200 300 और 30 1 31 मतलब 1331 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 2 है, 2 से गुणा कर देंगे। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 2 एकम 2, यानी कि 2662। हमारा आंसर क्या हो गया? 2662 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है और जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है। तो यहाँ पर जो एक वृत्त है इसकी परिधि कितना है? परिधि मतलब 2πr बराबर दिया हुआ है 440, और इसके चारों तरफ एक पथ बनाया गया है जिसकी चौड़ाई है 7 मीटर, और इसी का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम इसके क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब सबसे पहले यहाँ हम r को निकाल लेते हैं। तो 2πr बराबर कितना है? 2πr बराबर दिया हुआ है 440। तो यहाँ हो गया आपका 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर, अब 22 दूनी 44 और ये 44 कट गया 10 बार में, और 7 से इधर गुणा हुआ तो r बराबर कितना आ गया? 70। तो यह जो r अंदर आ गया यह कितना आ गया? यह आ गया 70, और ये टोटल आ गया कितना आ गया? क्योंकि यह 7 यहाँ भी मिल गया है और 70 इधर है, तो ये टोटल हो गया आपका 77। अब हम इसको निकाल लेते हैं, इसके क्षेत्रफल से इसके क्षेत्रफल को घटा देते हैं। बड़े वाले में से छोटे को हम घटाएंगे, तो ये आपका हम मान लेते हैं r1 और इसको स्मॉल r1। तो यहाँ पर r1 क्या जरूरी है? यहाँ r ही मान, इसको कैपिटल इसको स्मॉल मानते हैं। तो यहाँ हो गया आपका
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यही हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पाई हम कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये है आपका कितना 77 का स्क्वायर और ये है आपका 70 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका पाई है, पाई मतलब 22/7 हम लिख देते हैं इसी समय, 22/7। इसका वर्ग करते हैं तो 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49 और 49 दूनी कितना होता है 98 4 102, 2 हो गया 10 हासिल हो गया, और 7 सत्ते 49 10 59, ये आपका हो गया 77 का वर्ग, और यहाँ पे 7 सत्ते 49 ये आपका हो गया 70 का वर्ग, और यहाँ पे आपका है 22/7। अब इसमें से आप इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1029। तो यहाँ हो गया आपका 22/7 गुणे 1029, काट दीजिए। तो 7 से अगर काटते हैं तो 7 एकम 7 और 32, 7 चौक 28 और 7 सत्ते 49, 147 गुणा कर दीजिए 22 से। तो 22 सत्ते कितना होता है 154, 4 हो गया 15 हासिल, और 22 चौक 88 और 88 और 5 93 10 103, 3 हो गया 10 हासिल हो गया, और 22 एकम 22 10 32, मतलब 32 34। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया 3234 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र कोण 120 अंश वाले एक वृत्त खंड को मोड़कर शंकु के रूप में बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक वृत्त है जो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, और इसमें से एक भाग काटा जाता है जो 120 अंश का कोण बनाता है, और यहाँ पे जो वृत्त खंड प्राप्त हुआ इसी से हमको शंकु बनाना है, और शंकु का हमको त्रिज्या ज्ञात करना है। तो शंकु अगर बनेगा इसका, तो यह जो पार्ट है वृत्त खंड का, यही आपका जो शंकु का ऊपर वाला भाग हो जाएगा, जो वृत्त की तरह रहता है वो हो जाएगा, और ये दोनों भाग नीचे आपके आ जाएंगे इस तरह से। तो अब आपको यहाँ पे आर निकालना है। तो आप ये जो चाप निकालेंगे, यही चाप आपका, ये आपकी परिध होगी शंकु की। तो चाप बराबर क्या हो जाता है, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या, कोण गुणे त्रिज्या। तो कोण कितना है आपका 120 अंश है, और त्रिज्या है आपकी 21 है। अब इस अंश को हम क्या करेंगे पाई में कन्वर्ट कर देंगे। तो पाई में कन्वर्ट करेंगे तो एक पूरे वृत्त में कितना होता है 2 पाई होता है, 2 पाई, और इसकी तुलना हम किससे करेंगे 360। 2 पाई मतलब पाई मतलब 180, तो 180 अंश और इंटू 2 मतलब 360 अंश। तो इसकी तुलना हम किससे करेंगे 360 से करेंगे, और निकालना है हमको 120, इससे हम गुणा कर देंगे, और इंटू 21 यहाँ पे है। तो अब देखिए ये 3 बार में कट गया, यहाँ पे आपका आ गया, और 3 सत्ते 21, यानी 7 दूनी 14 पाई, ये चाप आ गया। और यही जो चाप है यही आपका यह इसका शंकु का परिध है। तो परिध बराबर 2 पाई आर, ये वृत्त की तरह होता है, तो 2 पाई आर हो गया। 2 पाई आर बराबर कितना हो गया 14 पाई हो गया। अब यहाँ से देखिए आपका पाई से पाई कट गया, और 2 से ये 7 बार में कट गया, मतलब आर बराबर कितना हो गया 7। यही हमको निकालना है कि जो शंकु की त्रिज्या होगी, यानी कि ये कितना होगी, ये है कितना 7। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर आप लिख लीजिएगा, 7 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए, निम्न आंकड़े का बहुलक या मोड ज्ञात करें। यहाँ पे आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं, तो 25 45 58 87 45 54 65 12 25 59 42 60, इसमें से आपको ज्ञात करना है बहुलक क्या है। तो बहुलक आप यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है 45 45 45 2 बार है, और 25 भी आपको 2 बार दिख रहा है। तो 45 और 25 आपका बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देख के आंसर देना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। 45 और 25 दोनों 2 बार आया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका 17वें प्रश्न का राइट आंसर है। आइए 18वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पाई चार्ट दिया गया है, आप ध्यान से देखिएगा। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित पाई चार्ट 5 राज्यों PQRST के वन क्षेत्रों को दर्शाता है। चार्ट पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। तो 18वां प्रश्न कह रहा है क्यू राज्य का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कुल क्षेत्रफल 61,700 वर्ग किलोमीटर है। तो
700 वर्ग किलोमीटर टोटल, और यह पाई चार्ट आपका प्रतिशत में दिया गया है, तो आप 100 से क्या करेंगे, इसमें तुलना कर देंगे। और निकालना क्या है, क्यू, आपको निकालना क्यू है आपका 22%, 22 से आप गुणा कर देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 22 से इसमें गुणा करेंगे तो 22 सत्ते होता है 154, 4 हो गया, 15 हासिल, 22 से कम 22 और 5 27, 10 37, 7 हो गया, 3 हासिल हो गया, और 22 छक होता है 132 और 3 135, यानी 13,574 वर्ग किलोमीटर, 13,574 वर्ग किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एक तालिका दी गई है, निम्नलिखित तालिका के आधार पर कौन से महीने में उत्पादित पेचों की संख्या प्रत्येक महीने में उत्पादित पेचों की औसत संख्या से ज़्यादा थी। तो औसत संख्या पहले आप निकाल लेंगे, तो टोटल यहाँ पे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन सभी को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ आपका 0 और उसके बाद फिर आप ऐड करेंगे तो 5 5 10 और 10 20, 2 हो गया, तो 3 2 5, 2 7, 2 9, 2 11 और 2 13 और 2 15, 15 हो गया टोटल। और इसमें हम 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, 6 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, चूँकि हमको औसत निकालना है तो औसत ये निकल जाएगा 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, मतलब 250 औसत निकल गया। अब आपको चेक कर लेना है कि 250 से किस महीने में अधिक है पेचों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए आपका फरवरी में अधिक है और जून में अधिक है, तो फरवरी और जून आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। तो 20वें प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। यहाँ पे आपको औसत निकाल लेना है और उसके बाद इस 250 से आपको देखना है कि जो यहाँ पर जनवरी से लेकर जून तक के महीने दिए गए उसमें पेचों की संख्या का उत्पादन जो हो रहा है वो इस 250 से किस महीने में अधिक है। तो यहाँ पे आपका फरवरी में अधिक है और जून में अधिक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो गया। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया जा रहा है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित बार ग्राफ पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में संस्थान ABC के उत्तीर्ण छात्रों की जानकारी देता है। वर्ष 2016 में संस्थान ABC से कितने छात्र उत्तीर्ण हुए थे। तो यहाँ पे वर्ष 2016 में आप देख लीजिए 2016 में कितना दिखा रहा है 50, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो गया। तो 20वें का भी आपका बी राइट आंसर हो गया। केवल आपको देख के ही उत्तर देना है, यहाँ कुछ सॉल्व नहीं करना है। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट को हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और आज के प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो यदि आपको कोई प्रश्न समझने में दिक्कत हो रही है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको अगले वीडियो में फिर से उस प्रश्न को समझाने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।